दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये सेशन होने वाला है, ये ITI 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम को देखते हुए जो है ये पार्ट आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम में फॉर्मूले जो होते हैं, जो मैथ्स में पूछ लिए जाते हैं, और उन सभी मैथ के क्वेश्चन को बनाने के लिए इन सभी फार्मूले का यूज होता है। तो क्या होता है कि आप यदि इस फार्मूले को नहीं जान पाते हैं तो आप गलती कर बैठ पाते हैं, और जो है आप वहाँ पे फार्मूले याद न होने की वजह से सिर्फ जो है क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं, और जो है आप उस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में है जो है हम लोग जो ITI 2020 इंटर एग्जाम है उसको देखते हुए जो है क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल से रिलेटेड जो भी आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण, इस तरह के यानी कि शंकु वगैरह जो भी है उन सभी को इस पार्ट में हो जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, 1 बाय 1 करके पूरे डिस्कस के साथ। यानी कि यहाँ पे जो है हम जो भी फार्मूला बताएंगे और उसका जो है प्रूफ भी देंगे कि आखिर ये फार्मूला होता है तो क्यों होता है। तो इस तरह से जो होगा, क्या होगा कि आप जब प्रूफ के साथ जो है फार्मूला देखिएगा तो आपको जो है ये सारे फार्मूले आसानी से याद हो जाएंगे, और वो जो है आपके जीवन में, लाइफ में कभी भी आप उसको भूल नहीं पाएंगे। तो ये जो है आपके एग्ज़ाम के व्यू से, और ITI इंटर एग्ज़ाम हो जाए या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके व्यू से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ सूत्र के बारे में ही चर्चा होने वाला है। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक और जो है फार्मूला क्या है। तो आप दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आयत लिखे हैं, इसका इंग्लिश नेम जो होता है रेक्टेंगल होता है। क्या होता है? रेक्टेंगल। आयत जो है इससे रिलेटेड जो भी फार्मूले बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो पहले हम आयत को समझते हैं कि आयत जो है वो होता आखिर क्या है। तो आयत दोस्तों यदि समझा जाए तो आयत वो होता है, यानी कि इसका यदि डिफिनेशन हम एक लाइन में बोले तो आयत वो एक समतल जो है आकृति होता है जिसका प्रत्येक सामने का कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, और सामने की भुजा एक दूसरे के इक्वल होता है। हमने क्या बोला कि आयत वो आकृति होता है जिसके आमने सामने की भुजा जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। तो ये जो है जितना होगा वो भी ये भी उतना ही होगा, क्योंकि ये इसके सामने ये वाला भुजा है, और जब ये वाला उतना होगा तो उतना ही ये भी वाला होगा। तो ये हो गया आपका आयत, और यही जो है आपका डिफिनेशन भी बोल रहा है। और जो एंगल बनना चाहिए वो हमेशा यहाँ पे आपका चारों जो है एंगल 90 डिग्री का ही बनना चाहिए, तब ही जाकर ये आयत कहलाएगा, अन्यथा आयत नहीं कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे यदि 90 डिग्री का एंगल सब बनेगा तो आयत कहलाएगा, अन्यथा आपका चतुर्भुज कहलाएगा। तो ये तो आप आयत समझ लिए कि आखिर आयत होता क्या है। यानी कि आयत वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं जो है एक दूसरे के इक्वल हो, और जो प्रत्येक कोण जो है उसका 90 डिग्री के बराबर हो, यानी कि एक समकोण के बराबर हो, वो आपका आयत होता है। तो यहाँ पे आप आयत समझ लिए। ओके, आयत में होता क्या है? एक तो होता है आपका यहाँ पे लंबाई, क्या होता है? लंबाई होता है। ओके, और एक होता है चौड़ाई। तो ये हो गया आपका चौड़ाई। ओके, आप समझ रहे होंगे, ये चौड़ाई हो गया और ये आपका लंबाई हो गया, यानी कि जो लंबा है वही ना लंबाई होगा, और जो छोटा थोड़ा सा है वो आपका चौड़ाई हो गया। तो ये आपका चौड़ाई हो गया। आई होप आप समझ गए। अब देखिए, आपसे फर्स्ट बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल। तो अब आप सब कुछ भूल जाइए कि आयत का क्षेत्रफल जानते हैं या नहीं जानते हैं। ओके, आप यहाँ पे देखिए कि हम आयत का क्षेत्रफल क्या लिख रहे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हम लिखेंगे क्या? लंबाई गुना चौड़ाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई। अब आप कहिएगा कि सर लंबाई गुने चौड़ाई, आखिर आप लंबाई गुने चौड़ाई लिखे का है? आप लंबाई गुने चौड़ाई का है लिखे, आप लंबाई प्लस चौड़ाई भी काहे नहीं लिख सकते हैं? तो हम बोले कि आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो ये कौन बात थोड़ी है हुआ, प्रूफ करके बताइए कि लंबाई गुने चौड़ाई आखिर होता क्यों है। तो चलिए देख लेते हैं लंबाई गुने चौड़ाई का क्यों होता है। तो आप देखिएगा, तो ये आपका लंबाई है, आयत में ये वाला आपका लंबाई होता है और ये वाला चौड़ाई होता है। क्या होता है? ये वाला लंबाई और ये वाला चौड़ाई होता है। तो
आपसे यदि बोला जाए कि यदि आप इस दो 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 को ऐड कीजिए, क्या कीजिए, ऐड कीजिए, तो हम दो 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 इन सबको ऐड करेंगे तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10, यानी कि आपका क्या आया, 10 आया। क्या आया, 10 आया। अब यहाँ पे आप इसको बोलिए, हम बोल रहे हैं कि आप इन सबको ऐड कीजिए, तो आप यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकते हैं कि सब जो है दो दो है, यानी 2 2 2 2 2 सब है, तो कौ है 1 2 3 4 5, यानी कि 2 जो है आपका 5 बार है, तो 2 में आप क्या कर लिए, 5 से गुना कर दिए तो आपका 10 आ गया, 2 5 10 आ गया। अब सेम जो है कॉन्सेप्ट इसी तरह यहाँ पे भी होता है। अब देखिए ये जो है आपका लंबाई है, और ये लंबाई जो है कहाँ तक है, हई लंबाई है, 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 यानी कि इसी तरह पूरा ऐसे ऐसे बढ़ करते 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 यहाँ तक आया है। यानी कि ये जो है लंबाई, ये चौड़ाई तक ले गया है, ऐसे ऐसे ये जो है आपका चौड़ाई तक ले गया है। इसलिए जब आप यहाँ पे ये 2 जो है इस यहाँ वाले यानी कि 5 बार आया था, यानी कि यहाँ पे जो है आपका चौड़ाई क्या है, 5 बार। इसका यदि आप कॉन्सेप्ट से समझिएगा, 5 बार इसका चौड़ाई क्या है, 5 बार, और ये क्या है आपका, ये 2 है, तो जब 5 बार है तो 2 में 5 से गुना कर रहे थे, तो इसी तरह जो है एल जो है, और ये चौड़ाई जो है, ये वाला जो है आपका चौड़ाई हो यहाँ तक, तो जो है आप लंबाई में हई एगो में हई यहाँ तक लिख से गुना कर दीजिएगा, तो जो आएगा है पूरा का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं। तो उसी तरह है लंबाई में हम क्या कर दिए, है चौड़ाई से गुना कर दिए, तो ये जो है आपका फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला क्या हो गया, एक आयत का फॉर्मूला हो गया, और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। अब काहे हुआ ये भी आप समझ गए होंगे आसानी से। एक बार और बता देते हैं, है लंबाई हो गया, है आपका चौड़ाई हो गया, ये तो समझ रहे हैं आप। लंबाई गुने चौड़ाई ही क्षेत्रफल का है होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का नहीं होगा। लंबाई गुने चौड़ाई इसलिए होगा क्योंकि आप यदि आप कॉन्सेप्ट को इसको लेकर चलिएगा तो 2 2 2 ऐसे लिख रहे थे 5 बार, तो ये तो आप एक तो है कि इसको 2 2 2 2 2 करके जोड़ दीजिए तो 10 बार 10 आ रहा था, 5 बार लिख कर जोड़ दिए तो 10 आ रहा था। यदि आप 2 में 5 से भी गुना कर रहे हैं दे रहे हैं तो 10 आ रहा है, यानी कि ये जो है 2 5 बार आ रहा है तो 5 से गुना कर रहे हैं। अब वही लंबाई जो है चौड़ाई बार आ रहा है, तो इसलिए लंबाई में चौड़ाई से गुना कर दीजिए। अब देखिए यदि आप कीजिएगा, ही लंबाई है, अब लंबाई 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 कहाँ कितना लंबाई है आपको याद नहीं है, लेकिन चौड़ाई दे रखा हुआ है, तो आपका जो है बार वाला जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा हुआ है, यानी कि लंबाई जो है बार, चौड़ाई बार आया है, ये लंबाई जो है चौड़ाई बार आया है, इसलिए आप लंबाई में चौड़ाई से गुना कर दीजिएगा तो वो जो है आपका क्षेत्रफल आएगा। और आखिर क्षेत्रफल होता क्या है, या यहाँ पे भी तो आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल भी आप समझ जाइए। क्षेत्रफल जो ये होता है कि ये जो है आपका समतल आकृति, इस समतल आकृति में ये जो है समतल आकृति, यदि इस समतल आकृति को पृथ्वी पर रखे तो ये कितना क्षेत्र, कितना जगह जो है एब्जॉर्व करेगी, जगह जो है उसको मतलब उसको कितना दूरी में ढक लेगी, तो वो जो है आपका क्षेत्रफल होता है। यानी कि ये जो है पूरा कितना जगह छेकेगी, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि कितना जगह छेकेगी, वही छेकने वाला जो शब्द है ना वही उसका क्षेत्रफल होता है। ओके, तो आई होप आप क्षेत्रफल से रिलेटेड यहाँ पे समझ गए होंगे बात, और यहाँ पे क्षेत्रफल ये लंबाई आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई भी समझ गए होंगे। तो इस तरह आप यदि कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा तो कभी भी नहीं भूल पाइएगा। क्यों, क्योंकि लंबाई और कौ बार आया है, लंबाई चौड़ाई बार, इसी तरह सिर्फ याद रखिएगा। लंबाई है, कौ बार आया है, चौड़ाई बार आ रहा है। चौड़ाई बार कैसे आया है, लंबाई 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 लंबाई, और यहाँ तक का जो है आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका चौड़ाई दे रखा हुआ है, इसलिए इस लंबाई में चौड़ाई से डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, जो है आपका क्षेत्रफल आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले जो है पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट देखेंगे तो आपका बोल रहा है क्या कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब आप बोलिएगा कि सर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई काहे होता है, 2 काहे लिए, खाली लंबाई प्लस चौड़ाई काहे नहीं लिए, तो ये भी तो बोल सकते हैं आप। नहीं पता है तो बोल ही सकते हैं। अब देखिए इसको पता कर लेते हैं। तो ये जो है आप इसको पहले फिर से क्या कर लीजिए, मिटा लीजिए, मिटाकर फिर से जो है एक आकृति क्रिएट कर लीजिए, एक आयत क्रिएट कर लीजिए। अब देखिए ये आप एक नया आयत जो है आयत क्रिएट कर लिए।
अब जब ये नया आयत जो हो गया तो आप देखिए यहाँ पे, और इसका लंबाई जो है ये हो गया, चौड़ाई जो है ये हो गया। ओके, अब देखिए, अब जब ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया तो हमने क्या बोला कि आपका परिमाप जो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब काहे होता है उसको पहले समझने के लिए आपको यहाँ पे परिमाप समझना होगा। क्या समझना होगा? परिमाप। आखिर परिमाप होता क्या है? तो परिमाप ये होता है कि दोस्तों, जो ये लंबाई और चौड़ाई से आयत बना हुआ है, ये इसके चारों तरफ है, चारों तरफ का जो है दूरी कितना है, यही जो है इसका परिमाप होता है। किसी भी कोई भी आकृति दे रखा हो और पूछे कि उसका आप परिमाप ज्ञात करें, तो परिमाप जो वो होता है, यानी कि वो जो आकृति है वो आकृति को के चारों तरफ, यानी कि बाहरी तरफ से चारों तरफ का जो दूरी है वो उसका परिमाप है। परिमाप कहिए, परिसीमा कहिए या परिधि कहिए, बात सब एक ही होता है। यानी कि एक चिड़िया का 4 नाम, आप बात सुने होंगे, ये जो है पुराना कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, हमने क्या बताया कि कोई भी आकृति दे रखा हुआ है, आकृति के बाहरी जो है, बाहर से उस दूरी को ज्ञात कीजिए और वो जो दूरी जो है ज्ञात होगा, वही दूरी उस आकृति का परिधि होगा या परिमाप होगा या परिसीमा होगा। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, इसका लंबाई चौड़ाई फिर लंबाई चौड़ाई, ये यानी कि चारों तरफ का जो है दूरी, ये टोटल दूरी क्या होगा? आपका परिमाप होगा इसका। अब इसका परिमाप है टोटल दूरी होगा, तो टोटल दूरी यानी कि अब यहाँ पे आप देखिएगा, तो यदि इसका परिमाप निकालिएगा तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका लंबाई है। तो लीजिए भाई, लंबाई हो गया। एक बार परिधि हम निकाल रहे हैं, तो परिधि हमने आपको बताया कि चारों तरफ की दूरी जो है परिधि होता है, तो चारों तरफ की दूरी को जोड़ दीजिए, तो उसी तरह हम जोड़ रहे हैं। तो ये जो है लंबाई हो गया। अब प्लस में हाई जो है आपका चौड़ाई है, तो इस चौड़ाई को जोड़ लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब फिर प्लस करेंगे, हाई तो जोड़ेंगे ना, तो हाई जो है आपका क्या है, इसके आमने सामने की भुजा जो है इस बराबर होती है आयत में, पहले ही हमने बताया था डिफिनेशन में। तो यहाँ पे ये जो है लंबाई है, तो ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। तो ये भी लंबाई हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आपका लंबाई हो गया। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? आपका चौड़ाई होगा। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये भी जो है चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, तो ये भी आपका चौड़ाई हो गया। तो इसको भी ऐड कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक हो गया, 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 तो ये पूरा जो है आपका क्या हो गया? परिमाप के बराबर हो गया। परिमाप के बराबर हो गया कि नहीं? जब ये परिमाप के बराबर हो गया पूरा, और यही आपसे पूछ रहा है कि परिमाप कितना है, तो आप देखिएगा, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि एगो लंबाई आ एगो लंबाई, कौगो लंबाई? 2 गो लंबाई आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे एगो चौड़ाई और एगो चौड़ाई आ रहा है, तो प्लस में 2 गो चौड़ाई भी आ रहा है, तो 2 गो चौड़ाई लिख दिए। अब देखिए, यहाँ पे आपको परिमाप ही ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या बचेगा? लंबाई और प्लस में आपका चौड़ाई। ओके, तो ये हो गया आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसलिए जो है आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यही कॉन्सेप्ट था यहाँ पे इस आयत के परिमाप के लिए। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए, अब कई टीचर जो है अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन हम जो है आपको यहाँ पे सिर्फ इसी को देखते हुए बता रहे हैं कि आप किस तरह जो है इस फॉर्मूले को याद कर पाते हैं। इस तरह इसको हम लोग देखकर, हम जो है इसको देखकर आपको बता रहे हैं कि आप जिस तरह आप याद कर लीजिएगा उसी तरह हम समझाएंगे। तो आई होप कि आपको इतना बताने के बाद, ये सब बताने के बाद आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो परिमाप के मतलब आप समझ गए होंगे। परिमाप मतलब कि चारों तरफ के जो है दूरी, और क्षेत्रफल मतलब कि जगह कितना टान रहा है। हम लोगों का बिहारी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है कि जगह कितना छेक रहा है, कितना टान रहा है। तो वही जो है टानने वाला जगह और छेकने वाला जगह जो होता है वो आपका क्षेत्रफल होता है। ओके, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपका था परिमाप हो गया। अब इसके बाद जो है आयत में जो है एक होता है आपका, क्या होता है? आयत में विकर्ण होता है। क्या? सॉरी दोस्तों, विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण। तो विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए अब विकर्ण की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आयत का विकर्ण आखिर होता क्या है। तो आयत का विकर्ण जो है यहाँ पे आपका क्या होता है? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। अब आप बोलिएगा कि सर ये जो है आपका रूट अंडर लंबाई प्लस चौड़ाई आखिर होता कैसे है, इसको आप क्लियर कीजिए। तो यहाँ पे हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझते हैं कि आखिर विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण जो है, आयत का विकर्ण वो होता है, यानी कि आयत में जो विकर्ण होता है वो एक कोण से दूसरे कोण को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसी को विकर्ण कहते हैं।
एक कोण से दूसरे कोण को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। यानी कि आमने सामने के कोण को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो आमने सामने के कोण मतलब कि हई, इसको मिलाने वाली रेखा क्या है आपका, ये वाला है। और इसी की जो लंबाई होती है ये, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण तो आपको मालूम चल गया कि आखिर विकर्ण ये वाला आपका होता है और इसी तरह जो है आपका विकर्ण होता है। ओके, अब यहाँ पर आपको विकर्ण में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम मालूम करते हैं कि आखिर विकर्ण का सूत्र जो है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर आखिर होता क्यों है। आप क्या मानिए, इसको एक ए बी और सी और इसको आप डी मान लीजिए। क्या मान लीजिए, डी मान लीजिए। अब जो है आपको ज्ञात क्या करना है, विकर्ण जो है इसी की न लंबाई ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि हमने बताया है कि आयत का विकर्ण जो है आपका क्या होता है। तो यहाँ से आपको सिर्फ इसी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो है ए डी सी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि ADC जो है आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो पाइथागोरस प्रमेय भी लागू हो सकता है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ये वाला आपको ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं x, यानी कि विकर्ण को मान लेते हैं x। और आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है, ये वाला जो दे रखा हुआ है आपका लंबाई और ये वाला दे रखा हुआ है चौड़ाई। तो आप यदि पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण का यानी कि कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आप क्या माने हैं, x माने हैं। तो आपका x का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे आपका लंब, लंब क्या है आपका, यहाँ पे लंब जो है आपका ये चौड़ाई है। क्या है आपका, चौड़ाई है। तो चौड़ाई का स्क्वायर हो गया, चौड़ाई का स्क्वायर हो गया। और प्लस में आपका आधार क्या है, यहाँ पे लंबाई है। तो आधार क्या है, लंबाई है। तो लंबाई का यहाँ पे आपका स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर रूट के चढ़ जाएगा। तो इस x को क्या माने हैं आप, इस आयत का विकर्ण माने हैं। तो ये एक इसको एक x को क्या लिख सकते हैं, विकर्ण भी लिख सकते हैं। तो विकर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, जो है स्क्वायर है, इधर आएगा तो आपका रूट हो जाएगा। और रूट के अंडर में यहाँ पे लंबाई को पहले बाद या चौड़ाई को बाद में लिखिए, बात एक ही होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो लंबाई का स्क्वायर हो गया और प्लस में यहाँ पे चौड़ाई का स्क्वायर हो गया। और यही जो है आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था कि आखिर आयत का विकर्ण जो है इतना होता क्यों है। तो यहाँ पे इसी तरह होता है, पाइथागोरस प्रमेय से आप देखकर यहाँ पे निकाल सकते हैं आयत का विकर्ण। ओके, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, क्योंकि जो है ये भी काफ़ी सिंपल था। देखिए यहाँ पे आपको जो है इसी को फाइंड आउट करने के लिए बोला था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको जो है चौड़ाई दे रखा हुआ है और ये लंबाई दे रखा हुआ है। और पाइथागोरस प्रमेय से आपको ये कर्ण को यानी कि x को निकालिएगा तो x जो है आपका आयत का विकर्ण है। और यही जो है आपका फॉर्मूला के रूप में आ गया, रूट अंडर l स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और यही जो है आपका सही सूत्र है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, तो ये जो है आयत से रिलेटेड जो है आपका सारा सूत्र है। और ये सूत्र जो है हो गए, कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम लोग वर्ग के में, और वर्ग में देखते हैं कि वर्ग में क्या क्या होता है और उसमें कौन कौन से चीज़ें जो है देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप इसको यदि समझ पाए होंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो है इस तरह देखने के बाद आप आसानी से जो है फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वर्ग को देख लेते हैं। तो दोस्तों यानी यहाँ पे हम लोग वर्ग की बात करें तो वर्ग जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम लिखे क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप। यानी कि वर्ग से रिलेटेड ये जो है आपके फॉर्मूले होते हैं। अब पहले इन सबको जानने के पहले और इनसे रिलेटेड जो है आपका सूत्र जो है उसको प्रूव करने के पहले हम जो है पहले वर्ग के बारे में बताना चाहते हैं। ओके, पहले वर्ग जो है हम लोग जान लेते हैं कि आखिर वर्ग क्या होता है। तो वर्ग का यदि आप डिफिनेशन वन लाइन में बोलिएगा तो वर्ग जो है, वर्ग वह आकृति होता है, वर्ग वह समतल आकृति होता है जिसका प्रत्येक भुजा जो है एक दूसरे के बराबर होता है और प्रत्येक भुजा से बनाए गए कोण जो होते हैं वो आपका 90 डिग्री का होते हैं। क्या होते हैं, वर्ग वो समतल आकृति होते हैं जिसके प्रत्येक भुजा एक दूसरे के इक्वल होते हैं और प्रत्येक भुजा द्वारा जो एंगल बनाया जाता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। तो हमने क्या बोला आपको,
वर्ग वह समतल आकृति होता है जिसका प्रत्येक भुजा एक दूसरे के इक्वल होते हैं और प्रत्येक भुजा द्वारा बनाए गए एंगल जो होते हैं वो आपके 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सारे कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको समझना है ये जो है सारा भुजा जो है एक दूसरे के इक्वल है। ओके, तीनों जो है यानी कि ये जो है आपका ए है यदि, तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, यानी कि चारों जो है भुजा एक दूसरे के बराबर है। हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। अब चलते हैं अपने जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर, सूत्र के ऊपर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हम बोलेंगे आपको कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब बोलिएगा सर भुजा स्क्वायर काहे होता है, भुजा गुने 2 काहे नहीं होता है, भुजा गुने 4 काहे नहीं होता है, 1/2 भुजा काहे नहीं होता है, होना चाहिए ना। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके फॉर्मूले को याद करने का सबसे जो है बेस्ट कॉन्सेप्ट है। जब तक आप अपने माइंड में क्वेश्चन क्रिएट नहीं कीजिएगा तब तक उसकी पहचान नहीं कीजिएगा और तब तक जो है रटते रहिएगा, और जब रटते रहिएगा तो भूलते भी रहिएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है पहले हम समझते हैं कि आखिर भुजा स्क्वायर होता क्या है। अब देखिए जिस तरह हम आयत में बात कर रहे थे उसके क्षेत्रफल की, तो लंबाई गुने चौड़ाई लिखे थे, उसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है इसकी लंबाई जो है आपको ए दे रखा हुआ है, यानी कि भुजा दे रखा हुआ है। मान लेते हैं इसकी लंबाई जो है भुजा है, क्या है, भुजा है। ओके, अब जब ये भुजा है तो ये भी आपका भुजा है, अब ये भुजा है तो ये भी आपका भुजा है, अब ये भुजा है तो ये भी आपका तो भुजा है, यानी कि चारों एक दूसरे के इक्वल है तो सभी तो भुजे हैं। ओके, सभी भुजा हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपका भुजा है और यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई आपका भुजा है। आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमने क्या बोला था कि जितना जगह है जो है छेक रही है, टान रही है, वही जो है उस जगह को, छेके हुए जगह को उसका क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये जो है यदि मान लीजिए ये बोर्ड जो है आपका पृथ्वी हो गया, अब इस आकृति को इस पृथ्वी पर रख दिए तो ये जगह कितना छेक रही है, इतना जगह छेक रही है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो आप क्या करिए कीजिएगा, भुजा 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 भुजा, ऐसा ही भुजा भुजा कहाँ तक गया है, भुजा तक गया है। तो आप क्या कर रहे थे, वहाँ पे आयत में लंबाई 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 चौड़ाई तक जा रहा था, तो लंबाई में चौड़ाई से गुना कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपका भुजा जो है आपका कहाँ तक जा रहा है, भुजा तक जा रहा है, यानी कि हई भुजा जो है हई भुजा तक यहाँ तक जा रहा है, इसलिए आपका यहाँ से भुजा गुने भुजा हो जाएगा। वहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पे भुजा गुने भुजा क्यों होगा, क्योंकि इसकी भी लंबाई इसकी लंबाई से के इक्वल है, इसलिए जो है आपका भुजा गुने भुजा होगा। और इस तरह जो है भुजा गुने भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका भुजा स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए इसका क्षेत्रफल जो है क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। इस तरह भी नहीं समझ में आया, इस तरह समझिए। यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 है, तो है 2 जो है कितना बार है, 2 बार है, 2 बार है। का है 2 है, तो है 2 जो है 2 बार है, इसलिए 2 से गुना कर रहे थे तो 4 आ रहा था, यानी कि यहाँ पे आप इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका भुजा जो है कितना बार है, भुजा 12 है, इसलिए भुजा में भुजा से गुना कीजिएगा तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझाने के बाद जो है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट के जो है तरफ चलते हैं। तो आप अगला जो है देख रहे होंगे पॉइंट 2 नंबर पॉइंट में लिख रहा है क्या कि वर्ग का परिमाप बताइए। तो सर वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप हम क्या कहेंगे, हम बोल रहे हैं कि 4 गुने भुजा होता है। अब आप बोलिएगा कि आखिर ये होता क्यों है, तो 4 गुने भुजा क्या होता है, ये भी क्वेश्चन उठना चाहिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं, आखिर 4 गुने भुजा होता क्यों है, 4 गुने भुजा आपका होता क्यों है। तो अब देखिए आपको परिमाप का मतलब हम अपने पहले ही कॉन्सेप्ट यानी कि आयत वाले में ही बता दिए हैं कि जो है आपका टोटल दूरी जो है बाहर से वो जो है आपका परिमाप होता है। ये आपका भुजा है, ओके, ये भी आपका भुजा है,
ये भी आपका भुजा, यानी क्योंकि सारे जो है आपका एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए आपका सारा जो है भुजा हो गया ABCD। ओके, अब देखिए ये जो है 4 गुने भुजा लिखे हैं, तो आपको हमने क्या बोला था कि जो है परिमाप जो होता है ये इसके चारों तरफ की टोटल दूरी जो है वही आपका परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? इसके चारों तरफ की टोटल दूरी आपका परिमाप होता है। तो बोलिएगा आप सर कि परिमाप होता है तो आखिर कैसे होता है? ये आपका 4 गुने भुजा, तो आप देखिएगा तो इसको जोड़िएगा, ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक भुजा है, भुजा हो गया, और प्लस में इसको भी तो जोड़िएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपका भुजा हो गया। ओके, अब देखिए प्लस में किसको जोड़िएगा, अब इसको जोड़िएगा, तो ये भी जो है आपका भुजा है। ओके, अब आप समझ पा रहे होंगे आसानी से, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ये भी भुजा है, तो ये भी भुजा हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, कौ बार भुजा भुजा आ रहा है? 4 बार आ रहा है, तो इसलिए 4 गुने डायरेक्ट आप भुजा नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। आपका ये जो है पूरा परिमाप जो है आपका 4 गुने भुजा इसी कारण होता है। तो आई होप आप यहाँ पे भी समझ गए होंगे। तो इस तरह जो है आपको यदि फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है, सिर्फ आप इस आकृति को याद रखिए और कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि आखिर परिमाप होता है क्या है। तो परिमाप क्या होता है? चारों तरफ की टोटल दूरी जो है आपका परिमाप होता है। तो टोटल दूरी मतलब कि चारों भुजा जो एक दूसरे के बराबर है, तो परिमाप आपसे पूछ रहा है, तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, यानी कि 4 गुने भुजा हो गया। इसी तरह आपका माइंड में याद हो गया, कंठस्थ हो गया। अब आगे बढ़िएगा क्षेत्रफल की तरफ, तो क्षेत्रफल यानी कि भुजा, और उसके बाद फिर जो है आपका उसका चौड़ाई भी भुजा ही है, तो भुजा गुने भुजा 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 यानी भुजा, यानी कि भुजा गुने भुजा, तो भुजा गुने भुजा इक्वल टू भुजा स्क्वायर। तो इसको भी इस तरह याद रख सकते हैं, इसमें कोई भी ये नहीं है। ओके, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसमें जो है एक और बचता है, वो क्या बचता है? आपका विकर्ण बचता है। क्या बचता है? विकर्ण बचता है। तो विकर्ण को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अब अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट जो है आपका वर्ग का विकर्ण बोल रहा है। तो अब यहाँ पे आपका वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद करना है कि वो आखिर आपको कैसे याद होगा। तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि विकर्ण जो है क्या होता है। तो विकर्ण अंततः जो है विकर्ण सभी आकृति के लिए एक ही होता है। क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट? एक ही कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि पहले कोण से उसके सामने वाले कोण तक के मिलाए गए जो रेखा होती है उसका वो विकर्ण कहलाती है। तो ये जो है आप ऐसे मिला लीजिएगा तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा? इस आकृति का विकर्ण हो जाएगा। आप ये इस तरह भी इसको भी मिला सकते हैं, तो ये भी जो है आपका आकृति का क्या हो जाएगा? इस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो हम एक ही को लेकर चलते हैं और आपको विकर्ण का जो है फॉर्मूला याद करना है। तो हम बोलें कि विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है √2 गुने भुजा होता है। क्या होता है? √2 गुने भुजा होता है। अब आप बोलिएगा सर √2 गुने भुजा का होता है, 1/2 गुने भुजा का नहीं होता है। तो आप यहाँ पे भी जो है आप किसका यूज कीजिएगा? पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिएगा। आपको मालूम क्या करना है? विकर्ण को ही मालूम करना है। तो आपका विकर्ण है पाइथागोरस प्रमेय से है विकर्ण x माने हैं, तो आपका x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? है भुजा का स्क्वायर, और जो है आपका भुजा ही है तो भुजा का स्क्वायर। तो इस भुजा का स्क्वायर यानी कि आपका जो लंबाई जो है क्या है? भुजा है, तो भुजा का स्क्वायर। आपका चौड़ाई क्या है? सॉरी यहाँ पे आधार क्या है? तो आधार क्या है? आपका भुजा है, तो यहाँ पे भुजा का स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखिए इन दोनों का स्क्वायर हो गया। और जो है आपका क्या है? आपका ये जो है स्क्वायर में है, तो ये जो है स्क्वायर इधर से हटेगा, तो आप इस x को क्या कह सकते हैं? विकर्ण भी तो कह सकते हैं। क्या x को विकर्ण ही तो माने हैं, यानी कि वर्ग का विकर्ण भी कह सकते हैं। तो विकर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका ये स्क्वायर इधर आएगा, तो यहाँ पे आपका रूट चल जाएगा, और बट्टा में सॉरी यहाँ पे रूट के अंडर क्या बच जाएगा? आपका एगो भुजा स्क्वायर और एगो भुजा स्क्वायर। कितना हो गया? 2 गो भुजा स्क्वायर। तो 2 गो भुजा स्क्वायर यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं। 2 गुने भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एगो 2 गो हो गया, तो 2 गुना लिखिए चाहे सिर्फ 2 लिखिए। क्या लिखिए? सही सिर्फ 2 ही लिखिए, तो 2 भुजा स्क्वायर हो गया। ओके, अब जो है भुजा स्क्वायर है, तो अंदर जब स्क्वायर है तो ये बाहर जो है क्या होगा? एगो निकल जाएगा। अंदर 2 गो भुजा है तो बाहर निकल कर कौ गो हो जाएगा? एगो हो जाएगा। तो बाहर आपका भुजा हो गया और अंदर आपका क्या बच जाएगा? 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो आप अंदर सिर्फ आप √2 ले लेकर चलिए। तो ये भुजा गुने √2 लिखिए या फिर √2 गुने भुजा लिखिए। आई होप आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, दिख रहा है। तो √2 गुने भुजा लिखिए, बात एक ही हुआ। तो यही जो है आपको प्रूव करना था, और यही जो है आपका √2 गुने भुजा जो है आपका विकर्ण का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप इसको भी याद रख सकते हैं। कैसे? आप सिर्फ आकृति याद रखिएगा
आपको ज्ञात क्या करना है, बीच वाला रेखा यानी कि विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण कैसे ज्ञात कीजिएगा, अरे भाई जब विकर्ण ऐसे आकृति है और ऐसे आकृति में ये वाला जो है आपका विकर्ण है, तो ये वाला आपको ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि ये वाला जो है आपका भुजा है और ये वाला भी आपका भुजा है। तो भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, क्या ये वाला, तो इसका स्क्वायर। तो ये इसका स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो आपका रूट में चला जाएगा और रूट के अंदर जो है आपका क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, आप प्लस में भुजा स्क्वायर, एक भुजा स्क्वायर एक भुजा स्क्वायर, कौ को भुजा स्क्वायर हो जाएगा, दो को भुजा स्क्वायर होगा। दो जो है दो का वर्गमूल आपको निकलेगा नहीं और दो को भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर की जगह पर क्या कर सकते हैं, आप एक भुजा को बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं, दो को अंदर है भुजा, इसलिए आप एक भुजा को बाहर निकाल लेंगे तो एक भुजा बाहर हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। और इस तरह जो है √2 गुने भुजा जो है इस वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा और इस तरह आपको याद हो जाएगा। अब तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो आपको क्या याद करना है, सिर्फ वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा क्यों होता है, आप आसानी से यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों एक्चुअली लाइट कटने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो हम लोग कहाँ थे दोस्तों, यहाँ पे, जी हाँ दोस्तों, वर्ग का विकर्ण देख रहे थे। वर्ग का विकर्ण आपका क्या निकल कर आ गया था, √2 गुने भुजा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वर्ग से रिलेटेड सारे जो है सूत्र जो है, जो भी सूत्र होते हैं उन सभी सूत्र को देख लिए। ओके, और समझ भी लिए कि इसमें जो है कंडीशन किस तरह से क्या क्या होते हैं। तो आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम वगैरह इशू नहीं हो रहा होगा। अगर इसके बाद भी जो है वर्ग से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, उस पर जो है हम एक्स्ट्रा जो है एक क्लास लेकर आ जाएंगे। ओके, तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपका हो क्या गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया। अब जो है हम लोग त्रिभुज स्टार्ट करते हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल से स्टार्ट करते हैं कि आखिर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है और क्यों होता है और कैसे होता है। ओके, तो चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को आयत और वर्ग के जानने के बाद, वर्ग के बारे में जानने के बाद जो है हम लोग त्रिभुज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं त्रिभुज में क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे हमने क्या लिखा है यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, अब एक बार और लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 बार लिखा है और जो है आपको 2 गो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और कौन कौन होता है उसको हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं। अब उसको देखने के पहले भी हम लोग यहाँ पे ये जान लेते हैं कि आखिर त्रिभुज होता क्या है। तो शॉर्ट में आप डिफिनेशन इसका आखिर जानिएगा। तो त्रिभुज वह समतल आकृति होती है जो 3 भुजाओं के मिलने से बनती है और जो है उन सभी भुजाओं के द्वारा जो एंगल बनता है उन सभी एंगल का योग जो होता है वो आपका 180 यानी कि 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि त्रिभुज वह समतल आकृति होती है जो 3 भुजाओं के मिलने से क्या होती है, बनती है। क्या होती है, बनती है। तो ये आपका 3 गो भुजा हो गया और ये तीनों भुजा जो है के मिलने से आपका ये त्रिभुज का निर्माण हो गया और इन तीनों कोनों का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री, ये आपका त्रिभुज का नियम कहता है। ओके, तो आई होप आप यहाँ पे त्रिभुज समझ गए होंगे। त्रिभुज का शॉर्ट में आपको डिफिनेशन कोई बोलेगा बोलने के लिए तो आप क्या बोलिएगा, त्रिभुज वह समतल आकृति है जो 3 भुजाओं से के घिरने से जो है बनती है या क्रिएट होती है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ABC एक त्रिभुज हो गया और आप यहाँ पे देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम बोल रहे हैं क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि 1/2 गुने आधार गुने आपका शीर्षलंब या आप क्या कह सकते हैं ऊंचाई होता है। हमने ये बोला। अब आप बोलेंगे कि सर आखिर ये होता क्यों है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई ही क्यों होता है। आपका 1/2 गुने भुजा स्क्वायर काहे नहीं होता है, 1/2 गुने भुजा क्यों नहीं होता है। यानी कि इस तरह का जो है आप कुछ और काहे नहीं लिख सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे क्वेश्चन जरूर क्रिएट कीजिएगा। ओके, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। कैसे होता है, यदि आपको इस त्रिभुज में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये जो है आपका क्या है, ऊंचाई है। क्या है, आपका ऊंचाई है। और यदि ये ऊंचाई दे रखे और ये जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका आधार है। क्या है, आपका आधार है। ये दे रखा है तो आप यानी कि आपको ऊंचाई दे रखा है और आधार दे रखा है। ऊंचाई मतलब कि शीर्षलंब या आप ऊंचाई कह सकते हैं। यानी कि यहाँ से आपका शीर्षलंब बना है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है, तो इसलिए आप इसको शीर्षलंब भी कह सकते हैं या ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो आधार गुने ऊंचाई दे रखा हो तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करके आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आप पूछेगा काहे सर हम आधार गुने ऊंचाई ही काहे लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा प्रोसेस के को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं, आप इसको थोड़ा सा इसको ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और इसको ऐसे इसके शीर्ष से ऐसे मिला दीजिए और इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलिए
ऐसे ले चलिएगा तो ये जो है आपका एक आयत जो है आपका क्रिएट हो जाएगा, आयताकार ये जो है आपका क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए जब ये आयत क्रिएट हुआ तो यहाँ पे आप आधार गुने ऊंचाई 1/2 लिख रहे हैं, यानी कि आधार है, आधार गुने ऊंचाई, आपका ये ऊंचाई है ना, है यहाँ से यहाँ तक कहिए ऊंचाई, या फिर यहाँ से यहाँ तक कहिए, ये भी तो ऊंचाई है, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक आप कहिएगा, अच्छा इसको आप कहिएगा, ये दोनों तो ऊंचाई है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो है दो है आपका एक आयत क्रिएट हो जा रहा है, आयत हो जा रहा है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने सॉरी यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आपका क्या दे रखा हुआ है? आधार गुने आपका चौड़ाई, ये वाला क्या दे रखा हुआ है? ऊंचाई, यानी कि यहाँ पे ऊंचाई है, यहाँ पे जो दे रखा हुआ है वही समझिए। आपको यहाँ पे आप इसको ऊंचाई माने हैं तो ऊंचाई लेकर चलिए, और इसको आधार माने हैं तो आधार में लेकर चलिए। लेकिन आपका आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। तो इस लंबाई को आप आधार माने हैं तो आधार हो गया, और ये जो है आपका चौड़ाई को ऊंचाई माने हैं तो ऊंचाई हो गया, और ये जो है आपका आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब जब ये जो है आपका पूरा का क्षेत्रफल हो गया, ये पूरा का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ से है यही वाला सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देखिएगा तो है जो है पूरा जो है पूरा है आयत का आधा है। क्या है? आधा है। आधा कैसे है? तो आप देखिएगा तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला ऐसे, ये वाला जो बन रहा है, ये वाला जो आकृति बन रहा है, इसको आप इसमें मिला लीजिएगा तो ये जो है ये भी एक त्रिभुज ही बनकर निकलेगा। और वो त्रिभुज कैसा निकलेगा? ये ऐसा ही बनकर निकलेगा। कैसा बनकर निकलेगा? ऐसा ही त्रिभुज ABC की तरह ही निकलेगा। यानी कि आपका ये वाला एगो त्रिभुज हो गया और ये वाला एगो त्रिभुज हो गया, यानी कि इस आयत में 2 गो त्रिभुज बन रहे हैं और बराबर बराबर क्षेत्रफल के, इसलिए आप 1/2 को लेकर चलते हैं। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यानी कि आधा काहे लिखे आप? यदि सिर्फ आधार गुने ऊंचाई लिखेगा तो ये तो आयत के क्षेत्रफल के हिसाब से पूरा का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन है जो त्रिभुज है पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं? बाटा में 2 कर सकते हैं। तो बाटा के 2 को जो है आप क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल दीजिए, 1/2 हो जाएगा, और इधर क्या हो गया आपका? आधार गुने ऊंचाई हो गया, या शीर्षलम कहिए, चाहे कुछ भी कहिए। तो इस तरह जो है आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो ये जो है आपका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और एक और क्षेत्रफल होता है, यदि आपको यहाँ पे आधार और ऊंचाई वगैरह न दे दिया हो, और यदि आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। ओके, हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे, या फिर अगले वीडियो में जो लेकर आएंगे उसमें जो है इसको फिर एक बार और बता देंगे। ओके, तो आई होप आप यहाँ पे समझे हैं। यदि सही से देखें तो आपको क्वेश्चन जो है क्रिएट नहीं हो पा रहा होगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पा रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे आप अब अगला देखिएगा पॉइंट। तो 2 नंबर पॉइंट में भी हम जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको यदि आधार और ऊंचाई जो है शीर्षलम नहीं दे रखे, और आपको ऐसे एक त्रिभुज दे दे, आपको ऐसे एक त्रिभुज दे दे, ओके, ABC, इसको भी मान लीजिए ABC, ऐसे एक त्रिभुज दे दे, तो आप क्या कीजिएगा? अब जब ऐसे त्रिभुज दे दे और आपको सिर्फ यहाँ पे आधार और ऊंचाई इसको ना दे रखा है, और आपको दे रखा है क्या कि ये जो है आपका B भुजा है, और इसकी जो लंबाई आपका C है, और इसकी जो लंबाई आपका A है। क्या है? आपका A, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई A, और यहाँ से यहाँ तक की B, और यहाँ से यहाँ तक की C लंबाई है। तो आपको क्या करना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो है, यानी कि ये जो है आपका विषम बाहु त्रिभुज क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? विषम बाहु, यानी कि विषम बाहु का मतलब क्या? जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा जो है एक दूसरे के इक्वल ना हो, यानी कि सभी भुजाएं जो है अलग अलग जो है अंकों में, संख्या में आए, अलग अलग मान हो सभी भुजाओं का। तो आई होप आप यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज के मतलब समझ गए। यदि आपसे पूछेगा कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, या सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा, और आपको दे रखा होगा सिर्फ आपको भुजाएं दे रखी होगी, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा? चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है? आपको रूट अंडर रखना है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C यूज करना है। अब आप यहाँ पे कहिएगा कि सर यहाँ पे आखिर S होता क्या है? तो S जो है आपका अर्ध परिधि होता है। क्या होता है? अर्ध परिमाप कहिए या परिधि कहिए, अर्ध परिमाप लिख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगता है। ओके, इसलिए यहाँ पे अर्ध परिमाप लिख लेते हैं। तो अर्ध परिमाप किसका? इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यदि आपको यहाँ पे इस त्रिभुज का
अर्ध परिमाप निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या कीजिएगा, हाई ए है, हाई बी है, हाई सी है, सबको ऐड कीजिएगा तो हाई पूरा क्या है इस त्रिभुज का आपका परिमाप हो जाएगा। और इस पूरे परिमाप में 2 से भाग कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। ओके, क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा a + b + c। ये क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई c हो गया। अब इन तीनों को जोड़ दिए तो ये पूरा इस त्रिभुज का परिमाप हो गया। और इसमें 2 से भाग कर दीजिएगा तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। और यही जो है आपका एस होता है, यहाँ पे आप इस अर्ध परिमाप को एस कह सकते हैं। ओके, और ये जो है आपका एस होता है और यही एस हम यहाँ पे लिखे हैं, एस इंटू एस, यानी कि अर्ध परिमाप गुने अर्ध परिमाप में से ए भुजा को घटा लीजिए, फिर गुना कीजिए अर्ध परिमाप में से दूसरा भुजा को घटाकर फिर उसमें गुना कीजिए एगो अर्ध परिमाप में से एगो भुजा को घटाकर। तो इस तरह जो है आप इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो है आप बोलिएगा कि यहाँ पे सर इसको कहाँ से लाए, ये हमको याद नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हम जो ये फॉर्मूला लाए हैं ये थोड़ा सा लॉन्ग है इसका प्रोसेस सिद्ध करने का या प्रूफ करने का। तो इसके लिए जो है हम एक एक्स्ट्रा जो है एक वीडियो लेकर आएंगे और उसमें जो है इस सूत्र को सिद्ध करके बताएंगे कि आखिर ये कैसे होता है। लेकिन आपको यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि आप यहाँ पे सूत्र को याद कैसे कर लें, इसको आपको बताना था। याद करना है सिर्फ यहाँ पे आपको सूत्र को। तो यहाँ पे आप देखिए आप आसानी से याद कर सकते हैं √s इंटू s माइनस ए, यानी कि एक बार a घट रहा है, एक बार b घट रहा है, एक बार c घट रहा है, तो और पूरे के ऊपर क्या है, रूट है। तो आई होप आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और s का मतलब आप यहाँ पे समझ ही रहे हैं कि सपे को जोड़ कर 2 से भाग कर देंगे तो s निकल जाएगा। तो इस तरह जो है यदि आपको विषमबाहु त्रिभुज दे रखा होगा और सभी भुजाओं का जो है मान दे रखा होगा तो आप इसका क्षेत्रफल जो है इस फॉर्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आपको त्रिभुज का पहचान भी नहीं दे रहा है कि कौन सा त्रिभुज है और सिर्फ भुजाओं को का मान दे रहा है तो भी आप उसको यहाँ पे पुट करके आसानी से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो था आपका आधार और ऊंचाई दे रखा होगा तब आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। और आपको यहाँ पे भुजा सिर्फ दे रखा होगा, तीनों भुजा का मान दे रखा होगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। ओके, तो आई होप आप यहाँ पे इस त्रिभुज के बारे में भी समझ गए होंगे। तो चलिए अगले त्रिभुज के बारे में, यानी कि अगला त्रिभुज जो है आपका समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के बारे में समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज में आखिर क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज के 2 फॉर्मूले के जानने के बाद जो है एक और त्रिभुज बचता है जिसका नाम क्या है, आपका समबाहु त्रिभुज। क्या नाम है, समबाहु त्रिभुज। इसके पहले हमने जो है 2 फॉर्मूला कौन कौन बता दिए। एक बता दिए 1/2 गुने आधार गुने शीर्षम, एक बता दिए s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी और उसके ऊपर रूट अंडर। ओके, ये 2 हो गया। तो आधार और ऊंचाई वाला जब आपको आधार और ऊंचाई दे रखा हुआ तो वहाँ पे उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन यदि आपको सिर्फ भुजा का मान दे रखा हुआ है, तीनों त्रिभुज के तीनों भुजा का मान आपको दे रखा हुआ है, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी का वाला जो है रूट अंडर वो वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। लेकिन एक और जो है आपका त्रिभुज बच जाता है जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। आखिर समबाहु त्रिभुज होता क्या है, इसका क्षेत्रफल वगैरह क्या होता है, उसको हम लोग जानने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब ही वो होता है, त्रिभुज मतलब कि वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं आपस में एक दूसरे के इक्वल हो। सम मतलब बराबर, अब बाहु मतलब भुजा। ओके, तो यानी कि जिसके तीनों भुजाएं एक दूसरे के इक्वल हो वो आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। ये तो हुआ आपका डिफिनेशन। जिस तरह डिफिनेशन बोल रहा है उसी तरह हम लोग क्या कर लेते हैं, फिगर क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज मतलब कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के इक्वल हो। यानी कि मान लेते हैं ये भी जो है आपका a है तो ये भी आपका a है और ये भी a है। यदि मान लेते हैं इसका मान 6 सेंटीमीटर है और ये आपका 6 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ओके, तो क्यों, यानी कि यह वाला आपका 6 है तो ये भी 6 और ये भी 6 होगा क्योंकि ये आपका समबाहु त्रिभुज है, इसके सभी भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके, तो ये आपका त्रिभुज हो गया, वो भी कौन सा, समबाहु त्रिभुज। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल हम लिखेंगे क्या, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर। अब आप बोलिएगा कि सर √3/4 गुने भुजा का है स्क्वायर लिखिएगा, आप 1/2 काहे नहीं लिखिएगा, 1/4 काहे नहीं लिखिएगा, 1/6 या अदर कुछ भी काहे नहीं लिखिएगा। यानी कि आप इसको काहे लिखे हैं, इसका रीजन क्या है, तो हम क्या बताएंगे आपको सिर्फ याद करने के लिए। देखिए यहाँ पे यदि हम इसको थोड़ा सा आगे ऊपर ले जाएं, यदि हम इसको थोड़ा सा ऊपर इसको आगे ले जाएं यहाँ पे 6 है
तो इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आगे ले जाए और फिर जो है इसको ऐसे इसके शीर्ष से ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दे तो आपको एक वर्ग क्रिएट होगा। क्या होगा? आपका एक वर्ग के फॉर्म में आ गया, एक वर्ग की आकृति के रूप में ढल गया। अब आपको हम बोलेंगे कि आप इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो आप बोलेंगे कि सर आपने तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या बता रखा हुआ है? भुजा स्क्वायर। क्या बता रखा हुआ है? भुजा स्क्वायर। तो ये जो है आपका भुजा स्क्वायर इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। कितना होता है? क्या होता है? इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पे। तो ये त्रिभुज यहाँ पे क्या है? समबाहु त्रिभुज है और इसी का जो है आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो है इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होता है? √3/4 गुना होता है। ये जो है त्रिभुज जो है आपका इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का √3/4 गुना होता है। इसलिए इसका सिर्फ क्षेत्रफल निकालिएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल तो होइबे करेगा, वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर होइबे करेगा, लेकिन इसका कितना? √3/4 करेंगे तब ही जाकर इसका क्षेत्रफल आएगा, अन्यथा सिर्फ भुजा स्क्वायर करेंगे तो ये वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन √3/4 से गुना कर देंगे तो ये आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये आपका गणितज्ञ जो है पहले प्राचीन काल में गणितज्ञ जो रह चुके हैं वो सारे जो है इसको मतलब माप चुके हैं कि मतलब ये जो है ये आप इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का √3/4 गुना होता है। इसलिए जो है हम यहाँ पे क्या बोले? √3/4। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर था तो भुजा स्क्वायर। तो इस तरह भी जो है आप इसको जो है जांच कर सकते हैं कि ये किस तरह होता है। तो ये इसका जो है कारण यही है, मेन कारण यही है। √3/4 होने का कारण क्या होता है? ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का √3/4 गुना होता है, इसलिए आपका √3/4 जो है आगे रहता है। उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि वो एक वर्ग के रूप में ढल जा रहा है, इसलिए वर्ग के लिए आपका वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आप इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में आप जान गए होंगे। ओके, अब इसमें जो है कुछ और महत्वपूर्ण बातें आ जाती है। एक तो है आपका एक बात आता है कि यदि आपको एक समबाहु त्रिभुज दे रखा होता है, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा होता है और आपको बोलता है क्या कि ये जो है इसके अंदर अंतःवृत्त बनाइए। क्या बनाइए? अंतःवृत्त। और ये इसका आपका केंद्रक हो गया। तो जब इस तरह की आकृति क्वेश्चन में आ जाता है और आपसे पूछ लिए क्या जाते हैं कि इस वृत्त का जो है त्रिज्या यानी कि ये आपका r जो है क्या होगा, और आपको देख क्या दिया जाता है? आपको ये समबाहु त्रिभुज का भुजा एक दे रखा होता है। मान लेते हैं यहाँ पे भुजा जो है आपका क्या है? a है, और इस वृत्त का त्रिज्या जो है आपका क्या है? r है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका यहाँ पे ये r जो है ये वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो यहाँ से आप यदि आप यहाँ पे आप थोड़ा सा लिखिएगा तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंदर बना है वृत्त, इसलिए अंतःवृत्त का जो है आपका त्रिज्या ही नहीं ज्ञात करना है, अंतःवृत्त का त्रिज्या आपसे पूछे तो त्रिज्या, और त्रिज्या क्या माने हैं हम लोग? r। त्रिज्या r आपको पूछे तो आपका क्या होता है? a और बटा में 2√3 होता है। क्या होता है? 2√3। यानी कि यदि आपको एक समबाहु त्रिभुज दे रखा होगा और उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ दिया रहेगा, और आपको यदि उस समबाहु त्रिभुज की एगो भुजा मालूम है तो उससे जो है आप इस अंदर स्थित वृत्त का त्रिज्या मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है। इस समबाहु त्रिभुज के जो है जो भी मान रहेगा उसमें आप 2√3 से भाग कर दीजिएगा, यानी कि ये इस भुजा यानी कि इस भुजा का जो है और 2√3 भाग जो है ये इस वृत्त का त्रिज्या होता है। क्या होता है? वृत्त का त्रिज्या होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? और समबाहु त्रिभुज का कितना भाग? 2/√3। इसलिए आप 2/√3 से भाग कर दीजिएगा तो ये आपका r ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह जो है आपका एक तो हो गया अंतःवृत्त के लिए, जो अंतःवृत्त के लिए ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन एक और आता है, एक और क्या आता है? आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, थोड़ा सा हम मिटाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे मिटाएंगे और लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके,
चलिए, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। एक और आता है इससे रिलेटेड जो है कंसेप्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण है वो भी। आपका एक वृत्त आएगा, वृत्त दे रखा होगा क्वेश्चन में, और आपको इसके अंदर जो है एक समबाहु त्रिभुज बना देगा। क्या बना के देगा दोस्तों, ये आपका समबाहु त्रिभुज बना देगा। अब इसकी तो सारी भुजाएं एक दूसरे के इक्वल है, तो इसलिए आपका सारी भुजाएं एक दूसरे के इक्वल हो गई, और ये जो है इस वृत्त का केंद्र हो गया। क्या हो गया, आपका केंद्र हो गया। और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। अब इसमें जो है आपको क्या पूछेगा, आप इसको पॉइंट नंबर 3 मान सकते हैं। आप इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस भुजा को ए मान लीजिए, और यहाँ पे भी आपको क्या पूछेगा कि ये जो है आपका वृत्त की त्रिज्या जो है आर, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहाँ पे आर जो है आपको क्या है, यही आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त बाहर है, इसलिए आप परिवृत्त लिखिएगा। परि मतलब कि बाहर होता है, क्या बाहर। परिवृत्त जहां भी आपको दिख जाएगा तो आप क्या बोलिएगा, बाहर। तो परिवृत्त का की त्रिज्या लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, की त्रिज्या आपका क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आपको इस तरह दे रखा रहे और आपसे इस वृत्त का त्रिज्या पूछे, तो आप कौन सा फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, सिर्फ वही रहेगा, सेम टू सेम वही रहेगा, सिर्फ आपका बॉटम में 2 हट जाएगा और क्या हो जाएगा आपका √3 सिर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3। यानी कि आप इस समबाहु त्रिभुज के भुजा जो है उसमें √3 से भाग कर देंगे, तो वो जो आएगा यहाँ पे आपका आर आ जाएगा, यानी कि उस वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा। देन आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो है समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड कुछ थॉट थे जो कि हमको बताना जो है काफ़ी इसको महत्वपूर्ण समझे कि ये जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस तरह के जो है क्षेत्र जो है इस तरह के आकृति से रिलेटेड भी जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन को पूछ लिए जाते हैं। यानी कि आपको दे दिया रहेगा कि समबाहु त्रिभुज का जो है भुजा इतना है, तो आप इस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दे रखेगा कि आपका समबाहु त्रिभुज का भुजा इतना है, तो आपका इसका जो है त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और फिगर भी दे रखा होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होगा, तो आई होप कि आप वहाँ पे गलती जरूर कीजिएगा। ओके, तो इस तरह जो है आपको इस तरह कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ पे गलती ना कीजिएगा। अगर आपको त्रिज्या पूछे तो a/2√3, और यहाँ पे आपको त्रिज्या देकर यहाँ से आपका a का भी मान फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। तो a का मान फाइंड आउट कैसे करेंगे, आपको a का मान यहाँ पे a का मान दे रखा होगा, और यहाँ पे r का मान फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो इतना यूज कीजिएगा। लेकिन आपको यदि a का मान फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से यदि आप a का मान निकालिएगा, तो ये जो है आपका 3 गुना हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × √3 इंटू में आपका यहाँ पे r हो जाएगा और बराबर में a, यानी कि a जो है इस भुजा समबाहु त्रिभुज का भुजा जो हो जाएगा वो आपका 2√3 गुना हो जाएगा किसके, त्रिज्या के। यानी त्रिज्या में 2√3 से गुना कर दीजिएगा, तो वो जो है आपका समबाहु त्रिभुज की एक भुजा हो जाएगी। देन आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और उसी तरह जो है यहाँ पे भी आपसे जो है त्रिज्या दे देगा और कभी कभी भुजा भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे भी हम 3 से गुना करेंगे, तो आपका a = क्या हो जाएगा, r इंटू में √3, यानी कि √3 से r में गुना कर देंगे, तो यहाँ पे भी आपका त्रिज्या मालूम हो जाए, समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले जो है पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, अगला जो है आपका सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, तो अगला पॉइंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको क्या दे रखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और समलंब चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये इनका क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। अब आपसे बोल रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज को जान लेते हैं कि आखिर समांतर चतुर्भुज आखिर होता क्या है, या किस प्रकार क्या कहते हैं, वो आप समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है क्या कि आपका जो है दोनों आमने सामने की भुजाएं जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन क्या यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा वो आपका 90 डिग्री का एंगल कभी भी क्रिएट नहीं होगा। आमने सामने की जो भुजाएं है ये एक प्रकार से आयत की जैसा ही दिखता है, क्या है, आपका आयत के जैसा ही दिखता है आपका। लेकिन यहाँ पे आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर यही रहता है कि आयत में आपका एंगल जो बनता है वो आपका 90 डिग्री का बनता है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल बनता है वो आपका
जो है 90 डिग्री से कम या फिर 90 डिग्री से अधिक बनता है। कोई भी कोण 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका आयत में सभी एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते थे। ओके, लेकिन यहाँ पे आपका कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। तो आप इसका डिफिनेशन कैसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन के रूप में? आप इसका डिफिनेशन यही बोल सकते हैं कि वह समतल आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं इक्वल हो और समानांतर हो, लेकिन उसका कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर ना हो। क्या बोलिएगा आप? वैसी समतल आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के इक्वल हो और दोनों एक दूसरे के समांतर हो। समांतर का मतलब क्या? कभी भी एक दूसरे को वो प्रतिच्छेद या काटेगी नहीं, ऐसी हो, और कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर ना हो, तो वो आकृति आप समांतर चतुर्भुज के रूप में जानेंगे या समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे समांतर चतुर्भुज क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम लिख देते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। चलो भाई ठीक है, आप याद किए हैं, सही है। आपको याद रखना है किस तरह, ये हम अब बताएंगे। अब देखिए, आधार गुने ऊंचाई होता है। अब पूछिएगा आखिर आधार गुने ऊंचाई काहे होता है? वहाँ पे आप आयत में लंबाई गुने चौड़ाई लिख रहे थे, तो यहाँ पे भी तो लंबाई गुने चौड़ाई लिख सकते हैं। ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया, लिख दीजिए। तो हम कहेंगे नहीं, वहाँ पे आपका एंगल 90 डिग्री का क्रिएट हो रहा था और वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था अलग था, लेकिन यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट अलग होता है। आप यहाँ पे देखिएगा तो इसको यहाँ पे आप क्या कहिएगा, ये आपका आधार हो जाता है। क्या होता है? आधार हो जाता है। और ये जो है आपका, इस पे अगर लंब डालिएगा ऐसे, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। और ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक की, इसको आप क्या कहिएगा? ऊंचाई कहिएगा। क्या कहिएगा? ऊंचाई। और इसी आधार में इसी ऊंचाई से गुना करते हैं तो वो तब आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अब बोलिएगा कि सर ठीक है, आधार गुने ऊंचाई से गुना किए हैं तो ठीक है, लेकिन कैसे? कैसे ये आपका आधार गुने ऊंचाई ही आप लिखिएगा। तो आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ाइएगा तो ऐसे जो है आपका काल्पनिक रेखा बनेगी। इसको आगे बढ़ाइएगा थोड़ा सा नीचे, तो ऐसे आपका काल्पनिक रेखा बनेगी। ठीक है, अब जो है आपका क्षेत्रफल जो है यहाँ पे, ये वाला क्षेत्रफल जो आपका अलग से आप इसको ले रहे हैं, ये वाला आप देख पा रहे होंगे, सही से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। ये वाला क्षेत्रफल जो है आपका, ये वाला क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। ये वाला आपका क्षेत्रफल से इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे आप कहिएगा कि सर ठीक है, तो आप आधार गुने ऊंचाई लिखे हैं। ठीक है, तो आधार आपका यहाँ से यहाँ तक ना है, तो यहाँ से यहाँ तक ही तो है, लेकिन हमने लिया कितना है? पूरा ले लिए आधार। अब यहाँ पे आपको हम बोलेंगे कि ऊंचाई तो क्या है, तो सर ऊंचाई यहाँ पे है, ये है। ठीक है, तो आप आधार गुने ऊंचाई कर रहे हैं, तो आधार गुने ऊंचाई ठीक है लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन का यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपका टेढ़ी आकृति बन रही है, यानी कि यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कितना ले रहे हैं? इतना एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और यहाँ पे जो है आपका इतना एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो सर ये तो इक्वल नहीं होना चाहिए आधार गुने ऊंचाई के। क्यों? क्योंकि आप इस तरह बढ़िएगा, यहाँ से यहाँ तक ऊपर ऐसे ऐसे गुना करते जाइएगा, यानी कि ये आपका आधार हो गया और ये आपका ऊंचाई हो गया। ये पूरा में गुना कीजिएगा तो आकृति जो क्रिएट होगी वो कैसे होगी? ऐसे क्रिएट होगी, ऐसे गुना करिएगा तो ऐसे क्रिएट होगी यहाँ से, और ये जो है आपका यहाँ से ऐसे क्रिएट होगी। तो आप यहाँ से इतना अधिक जो लिए हैं, उतना यहाँ से आप कम भी तो ले लिए हैं ना। इतना जब आप यहाँ से अधिक लिए हैं, उतना ही आप इसको मिटा लीजिए। अब यहाँ पे इसको मिटा लीजिएगा तो उतना ही यहाँ पे अधिक भी तो ले लिए हैं, सॉरी कम भी तो ले लिए हैं। जब यहाँ पे यहाँ से पूरा इतना लिए, तो यहाँ से जो है आप इतना तो ऐसे ले ना रहे हैं, यानी कि इतना तो हटाइए दे रहे हैं। तो आप ये जो कहिएगा, ये जो है इसके बराबर होता है। तो यानी कि इतना जो है जब है अधिक ले रहे हैं तो उतना ही घटाइए दे रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा है? इसीलिए हम जो है आधार गुने ऊंचाई यहाँ पे उस समय से बोल रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा आधार गुने ऊंचाई आखिर होता क्यों है। तो एक बार और हम समझा देते हैं।
आपका ये वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो गया। ओके, अब आप बोलिएगा इसको आधार बोलिएगा, ठीक है, इसको बोलिएगा ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई है। ओके, अब इसको ऊंचाई बोलिएगा तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ से लेके चल रहे हैं तो यहाँ से ऐसे 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 ऊंचाई तक लेके यहाँ तक ले गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो इतना में तो इतना से गुना कर रहे हैं तो इतना ही का क्षेत्रफल आपका प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे तो इतना आप ये वाला जो एरिया है आप अधिक ले रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि जब आप यहाँ पे इतना अधिक ले रहे हैं तो इतना इधर तो घटा रहे हैं ना जी, इतना तो नहीं ना ले रहे हैं। तो बात एक ही हुआ, यहाँ पे ले रहे हैं तो वहाँ पे नहीं ले रहे हैं, इसलिए आपका आधार गुने ऊंचाई हो जा रहा है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसलिए यही कारण है कि जो है हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है क्या लिखते हैं, आधार गुने ऊंचाई लिखते हैं। ओके, तो चलिए आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए अब समलंब चतुर्भुज सम चतुर्भुज की बात कर लेते हैं। क्या दोस्तों, यहाँ पे आपका समांतर चतुर्भुज के बाद क्या आता है, सम चतुर्भुज। क्या होता है, सम चतुर्भुज आता है। यहाँ पे हम समलंब लिख दिया है। इसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, समलंब पढ़ेंगे। ओके, तो सम चतुर्भुज की बात आता है। तो सम चतुर्भुज आखिर होता है क्या है, तो ये भी जो है आपका एक वर्ग का फॉर्म है। क्या है, वर्ग का फॉर्म है। ये भी जो है आपका एक इसी तरह का आकृति बनता है, लेकिन जो है ये वर्ग की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है, वर्ग की तरह दिखता है, लेकिन वर्ग होता नहीं है। अब आप यहाँ पे बोलिएगा सर वर्ग क्यों नहीं होता है, तो आपको वर्ग में हमने बताया था कि वह आकृति, वह समतल आकृति जिसके चारों कोण एक दूसरे के इक्वल, लेकिन उसका जो एंगल बनेगा वो यानी कि कोण बनेगा वो आपका 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो बातें हैं सारी एक ही बातें हैं, यानी कि यहाँ पे भी वह समतल आकृति जिसके चारों भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे एक जो है डिफरेंट रहता है। वो क्या होता है, आपका एंगल जो है आपका 90 डिग्री का नहीं होता है। 90 डिग्री से अधिक होगा या फिर 90 डिग्री से कम होगा। यदि 90 डिग्री के बराबर होगा तब ये जो है वर्ग कहलाएगा, अगर नहीं होगा तो वो आपका वर्ग नहीं कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं आप कि वह समतल आकृति जिसके चारों भुजाएं आपस में तो इक्वल होते हैं, लेकिन उसका प्रत्येक कोण जो है, कोई भी कोण जो है आपका 90 डिग्री का नहीं होता है। तो ओके, आप यहाँ पे डिफिनेशन समझ गए। अब चलिए हम लोग जो है मेन मुद्दा है उस पर बढ़ते हैं। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने बोला है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम बोलेंगे क्या कि 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पे हम 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल लिख दिए। तो आप बोलिएगा सर क्यों लिखे, तो यहाँ पे आपको याद करने का सिर्फ यहाँ पे मकसद है कि आपको याद करना है, लेकिन जो है ये क्यों लिखा गया है, इसका जो है इस फार्मूले को यदि सिद्ध किया जाए तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए इसको भी जो है हम s × s - a वाले जो त्रिभुज का फार्मूला लिखे थे उसको जब लेकर आएंगे दोनों को एक ही साथ जो है प्रूव करके बता देंगे। ओके, तो ये भी जो है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं। लेकिन आपको याद कैसे करना है यहाँ पे आप देख लीजिए। आपको समचतुर्भुज मतलब कि आप डायरेक्ट सोचिएगा क्या कि वर्ग की बात हो रहा है, समचतुर्भुज मतलब वर्ग की बात हो रहा है, और वर्ग में जो है आपका दोनों विकर्ण एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, बराबर नहीं होता है। तो आप क्या कीजिएगा, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। सिर्फ आपको विकर्ण दे रखा होगा तो दोनों विकर्णों में एक दूसरे से गुना करके आप बाटा में यानी कि 2 से भाग कर दीजिएगा, तो जो आएगा वो आपका समचतुर्भुज के क्षेत्रफल आएगा। क्या आएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आई होप कि आपको ये भी फॉर्मूला जो है याद हो गया होगा, इससे रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको विकर्णों का गुणनफल करके, दोनों के विकर्णों का गुणनफल करके भाग कर दीजिएगा 2 से, तो जो आएगा वो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए अब अगले जो है पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और समलंब चतुर्भुज को देख लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज में जो है फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे होता है। ओके, तो दोस्तों बात करें यदि समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज के बारे में आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं वो हमको कोई ये नहीं है, लेकिन ठीक है हम एक बार जो है समलंब चतुर्भुज के बारे में बता देते हैं। ओके, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हम लोगों को यहाँ पे जानना है। आखिर समलंब चतुर्भुज होता क्या है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। ओके, समलंब चतुर्भुज वह समतल आकृति होती है जिसके आमने सामने यानी कि ऊपर नीचे की जो भुजाएं है एक दूसरे के समानांतर होती है। क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी कि एक जो है भुजा दूसरे के समानांतर होती है, लेकिन एक जो भुजा है जो आपका आमने सामने की होती है वो दोनों जो है एक दूसरे को एक ना एक जगह
प्रतिच्छेद अवश्य करती है। यानी कि अब हम जो आपको डिफिनेशन बताएं उससे यदि फिगर बनाया जाए तो हम क्या बोले कि जो है समानांतर चतुर्भुज वो समतल आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, लेकिन जो है उसके दाएं बाएं कहिए या फिर बोलिए कि दूसरा जो है आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है, वो एक ना एक जगह पर कहीं जो है आपका प्रतिच्छेद जरूर करेगी। तो ये आपका देखिएगा, तो ये जो है आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है, और ये जो है आपके ये और ये जो है एक दूसरे के समानांतर है, लेकिन ये जो है और ये आपके भुजाएं एक दूसरे को कहीं नहीं कहीं ऐसे अगर बढ़ाइएगा ऐसे तो यहाँ पे ऐसे प्रतिच्छेद जो है जरूर करेगी। यानी कि इस तरह की जो आकृति है ये क्या होती है, समलंब चतुर्भुज होती है। क्या होती है? समलंब चतुर्भुज होती है। अब इसी के क्षेत्रफल के बारे में हम लोगों को जानना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो इसका क्षेत्रफल जो होता है आपका क्या होता है 1/2, यहाँ पे एक नंबर पॉइंट दे देते हैं, 1/2 अगुने समानांतर भुजाओं का योग। क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, समांतर भुजाओं का योग, और आपका गुना में क्या होता है उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि 1/2 है, सही है। समांतर भुजाओं का योग मतलब कि ये और ये जो है ये कितने कितने हैं, इन दोनों का योग और गुना में उनके बीच की दूरी, यानी कि ये जो है आपका इनके बीच की दूरी क्या है, ये वाला जो है ये जो जितना रहेगा वही यहाँ पे गुना कर देंगे, तो ये आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये क्या लिखिएगा 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग और गुने उनके बीच की दूरी, आपका क्या हो जाएगा, आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसको आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? 1/2 और गुने समांतर भुजाओं का योग, यानी कि समांतर भुजा किसमें आपको झंझट लग रहा है, समांतर भुजा, यानी कि इसी में जो झंझट लग रहा है, क्योंकि आप समझो जरूर में देखेंगे दोनों जो है आपके आमने सामने का ऊपर नीचा या आमने सामने के भुजाएं जो है एक दूसरे के समांतर होती थी, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ ऊपर नीचा के भुजाएं जो है एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन दाएं बाएं के भुजाएं जो है एक दूसरे के समांतर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप डिफरेंस समझ रहे हैं, यानी कि जिसमें डिफरेंट दिख रहा है उसी में आपको क्या करना है, समांतर भुजाओं का योग लाकर और उनके बीच की दूरी से गुना करके अब बाटा में यानी कि 2 से भाग कर देंगे, तो वो जो है आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या रखेंगे याद, आप फिर से याद कीजिए 1/2 गुने समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाओं का योग गुने उनके बीच की दूरी। ओके, तो इस तरह आपको याद रखना है। इसका भी जो है इसको सिद्ध करने का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, और ये वीडियो जो है सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टि से बना रहे हैं तो लंबा काफ़ी चला जाएगा, जिससे आप बोर भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो है जो आपके जो है बड़े बड़े सिद्ध जो है करने वाले सूत्र है उसको हम अलग वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी को याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले जो है आपका क्या बच रहा है यहाँ पे चतुर्भुज में, तो समलंब चतुर्भुज हो ही गया, इसके पहले समांतर हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, अब यानी कि तीनों चतुर्भुज हो गए। अब बचते क्या है, आपके वृत्त बच रहा है। क्या बच रहा है? वृत्त बच रहा है। तो वृत्त में देख लेते हैं कि वृत्त में कौन कौन फॉर्मूला होता है और उसको जो है याद करने का तरीका क्या है और उसको कैसे याद करें। चलिए देखते हैं वृत्त को। तो वृत्त जो है आपको वृत्त के बारे में जानना है, और वृत्त की परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या होते हैं, अर्धवृत्त का क्या होता है, वो सब आपको यहाँ पे जानना है। तो अब जो है वृत्त की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वृत्त का डिफिनेशन की बात आता है, क्या कि वृत्त होता क्या है। हम वृत्त कुछ भी नहीं जानते हैं क्या कि वृत्त क्या है। ओके, तो आप वृत्त का डिफिनेशन जानिए कि वृत्त का डिफिनेशन होता क्या है। तो वृत्त का डिफिनेशन ये होता है कि यदि किसी निश्चित दूरी को एक जगह पे स्थिर करके, यानी कि एक केंद्र पर स्थित करके चारों तरफ जो है घुमाने पर जो क्षेत्र क्रिएट हो रही है, जो क्षेत्र कवर हो रही है, जो क्षेत्र बन रही है, जो आकृति बन रही है, वो आकृति आपका वृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। हमने क्या बोला कि किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर उससे एक निश्चित दूरी का डिस्टेंस, यानी कि एक निश्चित दूरी को लेकर चारों तरफ घुमाने से जो क्षेत्र कवर होते हैं, जो क्षेत्र जो है आपका बन रहा है, जो आकृति क्रिएट हो रही है, वो आपकी वृत्त कहलाती है। हमने क्या बोला कि एक निश्चित जो है आपका एक केंद्र मानकर
और इस केंद्र से एक निश्चित दूरी को लेकर इस दूरी को चारों तरफ ऐसे घुमाने पर, ऐसे चारों तरफ घुमाने से जो आकृति आपका क्रिएट हो रही है वही जो है आपका क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है, आपका वृत्त कहलाती है। तो इस तरह जो है ये समतल आकृति आपको क्या क्या कहलाएगी, वृत्त कहलाएगी। तो आपको यहाँ पे इसका डिफिनेशन इस तरह याद रखना है। ओके, तो याद रखिएगा या नहीं रखिएगा इससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों को तो सूत्र यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो है निश्चित दूरी इस वृत्त में क्या कहलाती है, आर यानी कि त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। थोड़ा सा और इसको यहाँ पे ला देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ पे आपका ला देते हैं। अब देखिए ये आपकी आर कहलाती है और ये जो है केंद्र जहाँ जिसको हम मध्य बिंदु मानकर चारों तरफ इस दूरी को घुमाए थे उसको क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। चलिए इससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, लेकिन जो है आपको थोड़ा सा फिगर समझने के लिए हम इसको लिख दिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे आपको बात आती है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे आपको समझना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आखिर होता क्या है, तो हम बोलेंगे कि बबुआ आपका वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब बोलिएगा आपके सर काहे होता है, तो चलिए इसके पीछे का भी राज हम जो है आपको खोलकर बता देते हैं। ओके, तो इसके पीछे का राज यही है कि आप ये जो है आप यहाँ से जो है दूरी को स्टार्ट किए हैं, आप इसको जो है आप आगे बढ़ाइएगा ऐसे, इस जो है आप इसके शीर्ष तक लेकर यहाँ से ऐसे बढ़ाइएगा। अब इसको जो है आप ऐसे थोड़ा सा इसको मिलाकर, ऐसे मिलाकर फिर इसको ऐसे मिला लीजिएगा ऐसे, यानी कि चारों परिधि जो है चारों तरफ की परिधि को टच कराते हुए ऐसे कीजिएगा, ऐसे बनाइएगा। तो आपको एक जो आकृति बनकर उभरेगी वो क्या आकृति बनकर उभरेगी, वो आपका एक वर्ग के रूप में उभरेगी। क्या बनेगी, एक वर्ग के रूप में आकृति क्रिएट होकर निकलेगी। और ये जो है वर्ग आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक आपका आर है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, आर, ये भी हो जाएगा और ये भी आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी आपका क्या हो गया, 2r हो गया। क्या हो गया, 2r हो गया। और लेकिन आपको क्षेत्रफल चूंकि निकालना है तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें या यहाँ से यहाँ तक की बात करें, दोनों बातें की हुआ, ये आपका 2r तो ये भी आपका 2r, तो इसलिए आपका भुजा क्या होगा, 2r। इस वर्ग का भुजा आपका 2r हो गया। और वर्ग में कंपेयर करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि जो है वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है सर, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर कैसे होता है, यानी कि 2r का स्क्वायर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। लेकिन सर यहाँ पे आपको जो है हम लोगों को जो है यहाँ पे वर्ग की जो है क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है सर, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है आपका 4r स्क्वायर हो गया है। तो आपको यहाँ पे पहले ही गणितज्ञ जो है कह कर गए हैं कि इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल का π/4 गुना इसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का π/4 गुना जो होता है वो इसके अंदर क्रिएट जो है बना वृत्त जो है उसका क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पे एक और बात समझनी है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का π/4, ये आप याद रखिएगा, π/4 गुना होता है। अब यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो गया और आपका बच क्या गया, πr स्क्वायर। और यही पाई स्क्वायर क्या है आपका, इस वर्ग का क्षेत्रफल है, वृत्त का, सॉरी इस वृत्त का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और इसी को हम यहाँ पे लिखे हैं πr स्क्वायर। तो πr स्क्वायर क्यों होता है आप यहाँ पे देख चुके क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका r, तो यहाँ से यहाँ तक r, तो 2r हो गया आपका भुजा। और इस तरफ यदि आप इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 2r स्क्वायर, यानी कि आपका 4r स्क्वायर हो गया था। और इस ये 4r स्क्वायर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है। लेकिन आपको गणितज्ञ पहले ही कह चुके हैं, कह कर गए हैं कि ये जो है वर्ग का जो है ये वर्ग का क्षेत्र, ये वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का π/4 गुना होता है। तो π/4 से गुना कीजिएगा तो πr स्क्वायर निकलेगा। और ये
पाई आर स्क्वायर आपका इस वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आई होप आप इस तरह यहाँ पे समझ गए, इसको याद रखिएगा। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। अब देखिए, अब हम बात बोले कि वृत्त की परिधि की बात आती है। तो वृत्त की परिधि मतलब कि परिमाप, परिमाप मतलब कि परिसीमा, यानी कि एक चिड़िया का 3 नाम, परिधि, परिमाप, परिसीमा। परिमाप को 3 तरह से बोल सकते हैं, एक तो परिमाप हो गया, एक परिधि हो गया और एक परिसीमा हो गया। तो इस तरह जो है आप यहाँ पे भूलिएगा नहीं, परिसीमा भी दे रखा होगा या परिमाप भी दे रखा होगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज मतलब मत होइएगा कि जो है क्या क्या बोल रहा है। तो वृत्त की परिधि या परिमाप या परिसीमा का ये बात है कि हुआ, और परिमाप का मतलब हमने जो है इसके पहले जो है वर्ग में ही बता रखा है कि परिमाप का मतलब उसके जो है बाहर जो दूरी है, टोटल दूरी जो है, टोटल जो डिस्टेंस है, वही जो है आपका परिमाप होता है, परिधि होता है या सीमा होता है। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि यानी कि ये टोटल दूरी जो है ये कितना है ये आपको बोल रहा है। तो हम बोलेंगे क्या कि सर 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अब इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ओके, चलिए हम इसको मिटा लेते हैं और अब देखते हैं। अब यहाँ पे आपका इस वर्ग का भुजा जो है 2r है, लेकिन अब बात आती है परिमाप की। तो परिमाप क्या होता है? तो परिमाप पहले हम इस वर्ग का निकाल लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप हमने पहले ही बता चुका है, क्या बताया है? 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा आपका क्या है? 2r। क्या होता है आपका? 2r। और हमने क्या बताया, आपको क्या निकालना है? इस पूरे वृत्त का परिमाप निकालना है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या निकाला? 4 दूना 8, r जो है आपका इस पूरे वर्ग का जो है परिमाप निकाला था। तो 8r जो है आपका क्या आया? इस पूरे वर्ग का परिमाप आया। लेकिन हमको निकालना क्या है? इस वृत्त का परिमाप निकालना है। तो भैया हमने इसके पहले ही बताया, क्षेत्रफल में ही बताया है कि ये पूरे वर्ग जो है, ये वृत्त जो है पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का π/4 या पूरे वर्ग के परिमाप का भी π/4 गुना होता है। तो यहाँ से आपका 4 दूना 8 2 बार में कैंसिल, आपका बच क्या जाएगा? 2 पाई और यहाँ पे आपका r है तो r हो जाएगा। और यही जो है इस वृत्त का परिधि यहाँ पे निकल कर आएगा 2 पाई r। तो यहाँ पे आप जान गए कि 2 पाई r कैसे होता है वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि निकालिएगा तो उसी तरह जो है ये वर्ग क्रिएट होगा, और वर्ग क्रिएट होगा तो आपका जो है वर्ग का भुजा 2r बन जाएगा। और जब 2r निकल जाएगा वर्ग का भुजा, तो आप निकालिएगा इस पूरे वर्ग के परिमाप को। तो वर्ग का परिमाप आपका 4 गुने भुजा होता है, तो 4 गुने 2r, तो यानी कि 8r हो गया। और ये पूरे वर्ग का जो है परिमाप का आपका π/4 गुना जो है क्षेत्रफल कहिए या परिमाप कहिए, दोनों π/4 गुना ही होता है, इसलिए π/4 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 यानी कि 2 पाई r आ जाएगा। और यही 2 पाई r जो है आपका इस वृत्त का परिधि हो जाएगा। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि भी आपको याद रखना है। आप जो है यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं कि वृत्त की जो है आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धवृत्त की मतलब कि क्या, अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद जो है अर्धवृत्त की बात करते हैं। चलिए, अर्धवृत्त की बात है तो यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा सा एक अर्धवृत्त जो है बना लेते हैं। अर्धवृत्त का मतलब यही होता है, ये वाला हो गया। अब जो है ये यहाँ पे अर्धवृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये पूरे क्षेत्रफल का आधे ना होगा, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल का आधा ही ना होगा। तो पूरा क्षेत्रफल आपको πr² निकल गया है, तो πr² में आप 2 से भाग कर दीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो यही जो है आपका क्षेत्रफल होता है, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 गुने πr² भी लिख सकते हैं इसको। तो बात एक ही हुआ। अब बढ़ते हैं वृत्त की परिधि के तरफ। तो आप बढ़िएगा तो वृत्त की परिधि जो है आपका क्या होता है? तो वृत्त की परिधि जो होता है अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है आपका? तो यहाँ पे हम बोलेंगे तो वृत्त का जो है परिधि आपका 2 पाई r होता है। क्या होता है? 2 पाई r होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई r में 2 से भाग कर देंगे तो ये तो हो गया आपका। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे एक अर्धवृत्त ऐसे बन गया है। चलिए, ये अर्धवृत्त बन गया। तो ये जो है आपका, ये जो है अर्धवृत्त, ये पूरे जो है वृत्त के परिधि का आधा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी हो गया। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कौन क्या हो गया? 2 पाई r/2। लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक भी तो निकालना है ना। परिधि का मतलब क्या है कि चारों तरफ का टोटल दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये वाला तो सिर्फ आपका 2 पाई r/2 हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया? क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक आपका r है, तो ये भी आपका r है, यानी कि r + r क्या हो जाएगा आपका? 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। और इस तरह इसको आगे बढ़ाइएगा तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे बच क्या जाएगा आपका πr प्लस में
2r। यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, r यदि कॉमन लीजिएगा तो r कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा पाई प्लस r, क्या हो जाएगा सॉरी पाई प्लस 2, क्या हो जाएगा पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह जो है अर्धवृत्त का परिधि निकाल सकते हैं। तो अर्धवृत्त का परिधि का मतलब क्या कि हाई जो है आपका अर्धवृत्त जो है अर्धवृत्त तक का है, तो अर्धवृत्त है 2 पाई r और बटा 2 हो जाएगा, लेकिन इसको भी तो ऐड करना है। तो ये जो है आपका व्यास है, और व्यास जो होता है आपका वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2r लिख दिए। तो 2r लिख दिए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे r कॉमन हो जाएगा। तो r कॉमन कीजिएगा तो आपका पाई प्लस 2 जो है अंदर हो जाएगा, और यही जो है आपका वृत्त का परिधि हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे आप भी ये भी समझ गए होंगे तो वृत्त की परिधि आखिर होता क्या है। ओके, तो दोस्तों ये जो थे आपके क्षेत्रफल से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण सूत्र थे, ये इसमें जो है हमने क्षेत्रफल से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र सूत्र को लेकर आए, और उसका जो है क्लोज भी यहाँ पे दिए, क्लू भी दिए कि आखिर वो होता कैसे है, जिससे जो है आप आसानी से उसको याद कर सकें। तो जो है हमारा यहाँ पे सिर्फ यही मकसद था कि आप याद कैसे करें, यानी कि जो फार्मूले थे वो सभी फार्मूले जो है क्षेत्रफल से रिलेटेड नहीं थे। इसके बाद जो आएगा वीडियो उसमें हम लोग आयतन से रिलेटेड सभी जो है, यानी कि आयतन जो है आपका कमरा का वगैरह सभी का जो है आपका वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आयतन से रिलेटेड इसके बाद वाले वीडियो में। लेकिन ये जो है आपके क्षेत्रफल से रिलेटेड जो भी आपके सूत्र हो जाते हैं एग्जाम के व्यू से, वो सारे सूत्र थे। तो आई होप कि आपको ये सारे सूत्र अच्छे लगे होंगे। यहाँ पे हमको सिर्फ आपको समझाने का और आपको याद कराने का सिर्फ यहाँ पे मकसद था, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबा बन गया। तो यहाँ से लंबा से घबराना नहीं है, इसको अंत तक या आप एक बार में याद नहीं कर पाते हैं तो 2 बार अवश्य देखिएगा, जिससे ये याद हो जाएंगे। और जो है दोस्तों आप जब याद नहीं रहता है आपको फार्मूले वगैरह, तो जो है ये फार्मूला जो है आपके मैथ का जो है आप क्या कहते हैं जड़ नहीं बोलते हैं, वही है मैथ का जड़ जो है आपका फार्मूला ही है। आपको फार्मूला जब याद नहीं होगा तो आप आसानी से जाकर, आसानी मतलब कि क्या कि आसानी से जाकर आप एग्जाम हॉल में गलती कर बैठेंगे और जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, और रॉन्ग पे आप पिक कर दीजिएगा आंसर, और आपका मार्क्स जो है आपका निगेटिव में चला जाएगा। तो उस तरह जो है आपके एग्जाम के व्यू से जो है आपका जो है प्रेशर काफ़ी बढ़ जाएगा, और जो है आप आसानी से क्वेश्चन मैथ के नहीं कर पाइएगा। तो आप जब हमारे प्रैक्टिस सेट वगैरह देख रहे होंगे तो उसमें देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो है सूत्र का यूज होता है। और आप लोगों का कहना भी था, एक बच्चा तो यहाँ पे हमारे पास कॉल भी किया था, उसका नाम नहीं याद है, लेकिन आप यदि वो देख रहे हैं तो अपना नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, आपका नाम याद नहीं है इसलिए हम यहाँ पे नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब भी आप कमेंट कीजिएगा अपने नाम के साथ तो हम अगले वीडियो में आपका नाम ज़रूर लेंगे। ओके, तो चलिए, वो लड़का हमारे पास कॉल करके बोला था कि सर सूत्र वगैरह में काफ़ी दिक्कत होता है। तो तब हमको लगा कि अरे यार ये भी तो हो सकता है ना कि जो है मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिए और कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे कि सारे क्षेत्रफल से रिलेटेड या आयतन से रिलेटेड सूत्र उनको याद नहीं होगा। तो इसलिए जो है हमको यहाँ पे अच्छा लगा कि हाँ भाई इसको जो है ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको एक वीडियो में जो है लेकर आना ही चाहिए, क्षेत्रफल से रिलेटेड संबंधित जो है सभी सूत्र को। तो यहाँ पे जो है हम चाहते तो 10 मिनट में ही आपको सारे क्षेत्रफल के फॉर्मूले को लिख कर समझा देते, इसी तरह मतलब इसी तरह आपको रटवा देते कि ये आयता वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है, आयत का क्षेत्रफल ये होता है, आयत का परिमाप ये होता है, ये होता है, वो होता है, इसी तरह जो है बताकर साइड कर देते। लेकिन थोड़ा सा क्लू जो है हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज था जिसको हम आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट पूरा खाली रहता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो है कितना अच्छा लगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारे प्रति अधिक जो है प्यार जगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो है आपके ITI इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, DLED की कर रहे हैं, या फिर नवोदय की कर रहे हैं, या फिर आगे कॉम्पिटिटिव SSC LDC एयरफोर्स में भी किसी भी कॉम्पिटिटिव जो है कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव जो है नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये जो है वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यदि आपको यहाँ पे कंसंट्रेट होकर देखे होंगे तो आपको अनुभव हुआ होगा, फीलिंग हुआ होगा कि जो भी हमने बताया, जो भी बातें आपको बोली, वो जो है एक क्लू के साथ बोली, और वो जो है आपके कॉन्सेप्ट के व्यू से, कॉन्सेप्ट मतलब कि बोलिए कि कॉन्सेप्ट के व्यू से जो है आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ होगा।
इससे जो है आपको चीज़ें कुछ अलग अंदाज में समझ में आई होगी। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में आयतन से रिलेटेड फार्मूला को लेकर आएंगे और उसको समझेंगे कि आखिर उसके फार्मूले आते कैसे हैं, उसका जो है मेन रीजन क्या है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर ही रहिए। कोरोना के इस महामारी की जंग में दूर रहिए कोरोना से, घर पे ही पढ़ाई कीजिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।